तो लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का आगाज आज हो चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और आज पहले चरण की वोटिंग शाम 6 बजे तक यूं ही जारी रहेगी। इस फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस चरण की अगर हम बात करें तो 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और एक पूर्व राज्यपाल की किस्मत पर भी दाव है, जिसका फैसला जनता करती हुई नजर आएगी। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर 80 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग होगी। इनमें 6 महिला कैंडिडेट है। सुबह 7 बजे से 1.44 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 76.54 लाख पुरुष तो वहीं 65 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। पहले फेज में अगर हम यूपी की बात करें तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत की जनता मत का इस्तेमाल करेगी। वहीं 4 जून को मतगणना होगी। तो पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है और इसके साथ ही लगातार नेता भी दर्शन पूजन कर रहे हैं और पूजा करने के साथ ही अब ईश्वर रूपी जनता के हाथों में जो फैसला है उसके लिए लोगों से अपील की जा चुकी है। लेकिन आज जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और आज एक बार फिर से जनता अपनी पावर्स को दिखाते हुए नजर आने वाली है। तो 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक लगातार वोटिंग जारी रहेगी और पहले चरण में केंद्रीय मंत्री के साथ ही एक राज्यपाल और 2 पूर्व सीएम की साख भी दांव पर लगी है, जिनके किस्मत का फैसला आज जनता के हाथ में है। वही यूपी की 8 सीटें ऐसी है जहां की जनता भी आज अपने मत का इस्तेमाल करेगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी और इंडिया अलायंस और साथ ही साथ बसपा की भी अग्नि परीक्षा होनी है, क्योंकि 2019 में महज 8 में से बीजेपी को 3, बसपा को 3 और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को तकरीबन 2 सीटें मिलती हुई, माफ कीजिएगा, तकरीबन 3 सीटें मिलती हुई नजर आई थी। और इसके साथ ही यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि इस बार समीकरण बदले हैं। जो रालोद पहले समाजवादी पार्टी के साथ थी, अब वो रालोद बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में इस बार का समीकरण बेहद कई हद तक बदलेगा, लेकिन ये समीकरण वोट में कैसे कन्वर्ट होता है ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां की जनता आज अपने घरों से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी लगातार चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह भी बयान दिया गया है कि तकरीबन 2 साल से तैयारियां की जा रही थी। इस दौरान युवाओं से भी अपील की गई है कि वो घरों से बाहर निकले, खुद तो मतदान करे ही साथ अपने परिवार वाले लोगों को भी मतदान स्थल तक लेके जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मत का इस्तेमाल करें। तो लोकसभा के पहले चरण की जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। या साफ तौर पर कहे कि लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है, जो कि 7 चरणों में होने वाला है। 4 जून को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो 102 सीटों पर पहले फेज का आज मतदान होना है। लंबी लंबी कतारें हैं। वहीं नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने वोट भी डाला है। इसके साथ ही यूपी के 8 सीटों पर वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। 80 उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी है। और अगर हम पहले चरण की बात करें तो 1625 ये आंकड़ा है, इतने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।
पहले चरण में धुआंधार तरीके से चुनावी प्रचार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 38 बार चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आए थे। गृह मंत्री अमित शाह कई मौके ऐसे आए जब मोर्चा संभालते हुए नजर आए। तो पहले चरण के लिए लगातार एक बड़े पैमाने पर जनसभा का आयोजन किया गया और अब जनता के हाथों में फैसला है। आज जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है, मत का इस्तेमाल कर रही है और प्राइम टीवी भी लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। सुबह 7 बजे से हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है, ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं और पल पल की क्या अपडेट मिल रही है ये लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि लगातार लोगों के मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही अब जो जनता है वो अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है। तो अब जनता की बारी है, अब जनता के हाथ में फैसला है और अब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और आगामी 5 सालों के लिए भारत कैसा होने वाला है अब ये फैसला जनता के हाथ में है, क्योंकि आज जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी और 102 सीटों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई भी नजर आने वाली है। बिजनौर से शकील और लखनऊ से राजेश यादव इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शकील, देखिए बिजनौर में सुबह 7 बजे से ही जो मतदान है वो शुरू हो चुका है, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्या स्थितियां देखने को मिल रही है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? शकील, बिजनौर के लुइस ली पार्क में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर अभी जो बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल वोट कास्ट करने के बाद यहाँ से अभी गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सारे पोलिंग स्टेशन पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, कई पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर तैनात हैं और अभी इसके बाद जो है हम लोग यहाँ जो नगीना बिजनौर में 2 लोकसभा की सीटें हैं, बिजनौर लोकसभा सीट और नगीना सुरक्षित सीट। नगीना सुरक्षित सीट पर बीजेपी से ओम कुमार और मनोज कुमार समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन से और चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी से केतली से चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों में संघर्ष देखने की पूरी उम्मीद है और बिजनौर लोकसभा में आरएलडी से चंदन चौहान और बीजेपी के कैंडिडेट हैं, संयुक्त प्रत्याशी हैं और दूसरी ओर विजेंद्र चौधरी बीएसपी के हैं और समाजवादी पार्टी के दीपक सैनी हैं। यहाँ भी त्रिकोणीय संघर्ष होने की पूरी उम्मीद है और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जीत का चेहरा किसके सिर बनेगा। फिलहाल बिजनौर से शकील अहमद की प्राइम टीवी के लिए खास रिपोर्ट। बिल्कुल, लेकिन देखिए शकील, लगातार जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लगातार लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम एक बड़े पैमाने पर किए गए हैं। जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? शकील, देखिए लोकतंत्र का महापर्व है और अगर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात करें तो जो प्रशासन है, जिला प्रशासन ने जागरूकता कई अभियान चलाए हैं जिससे मतदान प्रतिशत बढ़े, वोट प्रतिशत बढ़े। अब ये तो पब्लिक के ऊपर है कि उन जागरूकता अभियान का कितना असर हुआ है। ये आने वाले समय में जब 4 जून को ये ईवीएम खुलेंगी तो ये पता चलेगा कि वोट प्रतिशत कितना बड़ा है। फिलहाल सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा चारों तरफ कैडी कर दी गई है और जो बॉर्डर चेकिंग है वहाँ भी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है और बॉर्डर को भी चेक किया जा रहा है और कुछ बॉर्डर जो अति संवेदनशील है उनको सील कर दिया गया है और संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस और पीएससी की कड़ी निगाह है। बिल्कुल राजेश, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारी पूरी थी। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कहा गया था कि 2 साल की तैयारी के बाद अब हम पूरी तरीके से चुनाव कराने को तैयार हो चुके हैं। आज जिस तरीके से कहा गया था कि इंतजाम किए जाए, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच जब लोग अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचेंगे तो उनके लिए हर एक व्यवस्था हर एक मतदान केंद्र पर हो, तो क्या सभी इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और किस तरीके से नजर रखी जा रही है हर एक मतदान केंद्र पर? देखिए चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया जा रहा है, आदर्श बूथ भी बनाया गया है। ठीक है शकील मैं वापस आपके पास आऊंगी। जी राजेश जी, आज सबसे बड़ा मतदान है और महामतदान का, तो इसको देखते हुए पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को चाहे बात कर ली जाए, चाहे अर्धसैनिक बलों की बात कर ली जाए, तो हर जितने भी लोकसभा क्षेत्र है, चाहे उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होना है, चाहे सहारनपुर हो, चाहे कैराना हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, पीलीभीत हो, सारे जगह पर आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। और वोटिंग होने के साथ साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग आज 8 सीटों पर 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज मतदान करेंगे। और एक चीज आपको बता दें कि ये जो आज
ये 8 सीटें हैं यहाँ पे आज जो चुनाव हो रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि मतदान कर्मियों के साथ साथ आज यहाँ पे आपात स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की गई है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि अगर कोई ईवीएम अगर खराब होता है तो उसके लिए कंट्रोल यूनिट आप यहाँ पर तैयार की गई है, जो एक माइक्रो ऑब्जर्वर की शिकायत के लिए एक नंबर दिया गया है, जिसके थ्रू हेल्पलाइन नंबर है, जिसके थ्रू कोई भी शिकायत कर सकता है और तत्काल उसको बदलने की व्यवस्था की गई है। कुल मिला के मुस्कान अगर देखा जाए तो आज का जो मतदान है 8 सीटों पर हो रहा है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और उसके अलावा अगर कोई चीज किसी भी तरीके की ईवीएम में अगर गड़बड़ी आती है उसको लेकर भी हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है, तुरंत उसको चेंज करने की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ में हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है कि अगर कहीं भी किसी भी पोलिंग बूथ पर किसी भी जगह किसी भी लोकसभा में कोई भी अव्यवस्था अगर देखने को मिलती है तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर से व्यवस्थाएं को सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा। ठीक है राजेश, देखिए शकील लगातार आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं इसको बारीकी से परख रहे हैं, लेकिन जब मताधिकार का इस्तेमाल आज जनता करने निकली है तो किस तरीके से मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं? हम यहाँ लुईस पार्कर स्कूल में वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं और अभी जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिला अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल भी यहाँ से अपना वोट करने के बाद अभी यहाँ से निकले हैं। तो अभी जो मतदाता है वो धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ सेल्फी पॉइंट भी इसके बूथ के बाहर बनाया गया है। अपना वोट कास्ट करने के बाद सेल्फी पॉइंट भी ले रहे हैं। शकील, एक बार मतदान केंद्र की तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाए कि किस तरीके से जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए, ये मेरे अब कैमरामैन से होगा, जो मेरे पीछे है ये लाइन है मतदाताओं की। यहाँ धीरे धीरे मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं और अपने मत का अधिकार करके और फिर उसके बाद सीधे बाहर जा रहे हैं और बूथ के बाहर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, वहाँ पे जाके अपना जो है अपना फोटो वगैरह ले रहे हैं सेल्फी पॉइंट में खड़े होकर के। बिल्कुल, सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। शकील, अगर आपके आसपास कोई मतदाता मौजूद है तो उनसे बात करिए कि वो कितने उत्साहित है इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर। यहाँ काफी लोग हैं जो मतलब मतदान करने के बाद पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ लोग अभी सुबह का समय है, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं सुबह और मतदान करने के बाद धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी कुछ लोग अंदर हैं, तो अंदर जैसे वो बाहर आएंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे और जो कोई और लोग मतदाता हैं उनसे हम अपनी बात करेंगे और आपका रूबरू कराएंगे प्राइम टीवी से कि उन्होंने किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे अपना वोट कास्ट किया है। धीरे धीरे लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग अंदर हैं, कुछ अभी बाहर हैं और अपनी पर्ची वगैरह लेकर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के अंदर जा रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए राजेश, इस चुनाव में या यूं कहे कि इस चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। वही बीजेपी तो 2019 के परिणामों को नहीं दोहराना चाहती है, क्योंकि 2019 में ये जो 8 सीटें हैं इसमें से महज 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं, माहौल बदला है, मुद्दे बदले हैं। क्या लगता है इस बार बीजेपी के सामने कितना बड़ा चैलेंज है? राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं वापस अपनी टीम से बोलूंगी राजेश से जल्द संपर्क स्थापित किया जाए। लेकिन देखिए शकील, लगातार हम यही जिक्र कर रहे हैं कि लोगों के मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बार मैं फिर चाहूंगी कि आप वो तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्या मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर्स की मौजूदगी है, किस तरीके से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? वोट कास्ट किया है, मत का प्रयोग किया है। अभी सीधे हम उनसे बात करते हैं, किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किया है? भविष्य सबके लिए जरूरी है, हमारे अगली पीढ़ी के लिए जरूरी है। डेवलपमेंट सबसे बड़ी जरूरत होती है और न्याय व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, करप्शन कम। अब देश में प्रगति तो हो ही रही है, दिख रही है। विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर के जो मतदाता है वो मतदान कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जो अभी आए उन्होंने बताया सर ने, इन्हीं मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। तो ज्यादातर लोगों की सोच जो थिंकिंग है वो यही है कि विकास, भ्रष्टाचार, ये बड़े मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको लेकर के ये वोट कर रहे हैं। ये बहुत सकारात्मक जो है मैसेज है इस देश के लिए जी। और आगे क्या उम्मीद करते हैं आप, जैसे आपने मतदान किया है? ये मैं नहीं कर रहा हूँ सर, ये तो ये बहुत उन्होंने अपना जवाब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पेश किया
तो इस तरह से यहाँ थोड़े थोड़े धीरे धीरे मतदाता सुबह का समय आ रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, और उसके बाद जो बाहर सेल्फी पॉइंट है उसमें जाकर के अपना फोटो वगैरह भी ले रहे हैं। बिल्कुल शकील, अगर हम बात करें हर एक राजनीतिक दल की, तो मैनिफेस्टो के जरिए एक बड़े तबके को साधने की कोशिश की गई है। तो मैनिफेस्टो को लेके जो जनता है वो क्या, उनका रुझान क्या जा रहा है कि क्या वो मैनिफेस्टो के मद्देनजर इस बार अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं? देखिए, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी का अलग अलग घोषणा पत्र है। अब वो उसको लेकर क्या उनके दिमाग में है, क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या सोच है, उसको लेकर ये सब लोग यहाँ पर वोट कर रहे हैं। अच्छा शकील, एक यहाँ बहुत अहम बात है कि अगर हम चुनावी समर या चुनावी रैलियों पर गौर करें तो लगातार राम मंदिर का मुद्दा मुखर होकर उठता रहा है। रैली चाहे दक्षिण भारत की हो चाहे मध्य भारत की हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बीजेपी की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा क्या बिजनौर और नगीना में एक बड़ा वोट चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, जो राम मंदिर का मुद्दा है वाकई में काफी बड़ा मुद्दा है। अब ये इसका फायदा कितना मिलता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे देश में ही, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो बड़े जिले हैं उन्होंने अपनी रैली की है और लोगों को मैसेज कन्वे किया है। अब इस मैसेज का कितना असर होगा ये तो 4 जून को जब ईवीएम खुलेंगी ये तभी पता चलेगा, कौन दूल्हा बनेगा और इस दूल्हा में जो है केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। अच्छा देखिए, लेकिन नगीना, जब नगीना सीट की बात आ रही थी पहले तो सिर्फ सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन जब चंद्रशेखर चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे तो इसने किस तरीके से बाकी बची हुई पार्टियों का समीकरण बिगाड़ दिया? नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट पर भारतीय जनता पार्टी से ओम कुमार और समाजवादी इंडिया गठबंधन से मनोज कुमार, पूर्व अपर जिला जज, और चंद्रशेखर अपनी पार्टी से जिनका चुनाव चिन्ह केतली है उससे चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों में संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष की तो उम्मीद है, लेकिन अगर कहीं एक आदमी भी फेल होता है तो ये त्रिकोणीय संघर्ष सीधे सीधे बीजेपी और सपा के आमने सामने की टक्कर भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए शकील, कई मतदान केंद्रों पर फिलहाल मतदान के रुकने की खबर भी सामने आ रही है। वहीं बंगाल में तो लगातार हिंसा का भी दौर जारी है। ऐसे में क्या अभी तक बिजनौर से कोई ऐसी खबर मिल पा रही है? बिजनौर में सभी जो पोलिंग स्टेशन है, सूचना है, सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। सुबह का समय है, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सभी जगह पूर्ण रूप से शांति बनी हुई है। देखिए शकील, क्या अभी तक किसी पार्टी के प्रत्याशी ने अपने मत का इस्तेमाल किया है? इसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि अगर हम नागपुर की बात करें तो यहाँ से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है। तो क्या नगीना, बिजनौर दोनों ही सीटों पर किसी दिग्गज नेता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है? अभी तक तो किसी जो बड़े जो वीवीआईपी हैं उन्होंने अपने वोट का कास्ट नहीं किया है, लेकिन 9 बजे के लगभग ओम कुमार पूजा पाठ करने के बाद महेश्वरी नगीना रोड पर एक गाँव है, वहां पर अपना वोट कास्ट करेंगे। और उसके बाद चंद्रशेखर की भी सूचना मिल रही है कि वो भी करेंगे, और जो है मनोज कुमार है, जितने भी वीवीआईपी, अशोक कटारिया हैं, ये सब लोग करेंगे। सबका समय आ चुका है और जैसे ही वोट कास्ट करेंगे तो इसकी जो है जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शकील, आप लगातार पल पल की अपडेट पर नजर बनाए रखिएगा। और देखिए, पहले चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। वेस्ट यूपी कि जनता बैटिंग करने को तैयार है। हर एक पार्टियों ने घोषणा पत्र के जरिए अपनी जो गेंदें हैं वो जनता के सामने फेंक दी है। लेकिन अब जनता के हाथों में आज पूरी तरीके से फैसला है कि जनता किसके पक्ष में अपने मत का इस्तेमाल करती है। और जनता भी लगातार सुबह से ही, जो वोटर्स है वो सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर मौजूद है। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से यूपी में मतदान जारी है। अभी तक यूपी से किसी भी ईवीएम के खराब होने की कोई खबर नहीं मिल रही है। शांतिपूर्ण तरीके से यूपी की सभी 8 सीटों पर जो जनता है वो पहुंच रही है और अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। और वहीं लगातार मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के बाद सीधे सेल्फी लेने के लिए सेल्फी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर भीड़ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे धूप बढ़ती जाएगी। यही वजह है कि लगातार जो लोग हैं वो जल्द से जल्द अपने मत का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वही देखिए, नागपुर में पहले चरण का मतदान शुरू हुआ। नागपुर में भी पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी अपना वोट डाला है। तो मोहन भागवत ने अपना वोट नागपुर में डाल दिया है। और ये सबसे पहले हाई प्रोफाइल सीट है, आपको बताते चले, जहां पर केंद्रीय मंत्री की साख दांव पर लगी है। नितिन गडकरी की परीक्षा है इस सीट पर। और इस सीट से फिलहाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने मत का इस्तेमाल कर
दिया है। पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जहां केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही राज्यपाल और 2 सीएम जो कि पूर्व हैं उनकी साख दांव पर लगे हैं। इसी बीच नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। इस सीट से नितिन गडकरी की अहम परीक्षा होनी है और नागपुर में मोहन भागवत ने वोट डाला है और इसकी तस्वीरें भी लगातार आप देख पा रहे होंगे कि आरएसएस चीफ ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जैसे ही वोटिंग की शुरुआत हुई, सबसे पहले मोहन भागवत पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने और लगातार पूजा पाठ का भी दौर जारी है। पूजा पाठ के जरिए सभी जो प्रत्याशी हैं वो एक बार फिर से भगवान के मंदिर में आकर पहुंच चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता से अपील की है कि वो अपने मत का इस्तेमाल करें और इसके साथ ही आपको बताते चले कि हाई प्रोफाइल सीट पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिली है। इसी बीच नागपुर भी एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जहां से नितिन गडकरी की अग्नि परीक्षा है। इस सीट पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर लोगों से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की है और वहीं मोहन भागवत ने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 100% वोटिंग होनी चाहिए। मैंने पहला काम आज मतदान का किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने मत का तो इस्तेमाल किया ही, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज दिन की शुरुआत मैंने मताधिकार के इस्तेमाल के साथ की है। 100% वोटिंग होनी चाहिए, वो लोगों से अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए दिखा है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों के मतदाताओं से आग्रह है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें और वोटिंग का रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे अपने युवा साथियों से मेरी ये विशेष अपील है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज बुलंदशहर दौरा। तो एक तरफ जहां पहले चरण की जनता तैयार है, घरों से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं दूसरे तीसरे चरण के लिए भी पार्टी के कद्दावर नेता तैयार हो चुके हैं। इसी बीच अखिलेश यादव का दौरा है। गौतम बुद्ध सीट से सपा प्रत्याशी है महेंद्र सिंह नागर, जिनके समर्थन में आज अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। गौतम बुद्ध नगर भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। सिकंदराबाद गुलावटी रोड पर इनकी जनसभा होनी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी है। बुलंदशहर दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जा रहे हैं। महेंद्र सिंह नागर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो महेंद्र सिंह नागर के समर्थन में आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए सपा सुप्रीमो नजर आने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर सीट से सपा प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह नागर, जिनके समर्थन में आज अखिलेश यादव चुनावी रण में उतरकर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आज बुलंदशहर दौरा है। तो बुलंदशहर में आज सियासी पारा हाई रहने वाला है, क्योंकि 2 कद्दावर नेता आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जहां एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी चुनावी रण में है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को संबोधित करेंगे। शिकारपुर में विशाल जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा के बुलंदशहर के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन का इंतजार है, प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसके साथ ही 11 बजे रामलीला मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने प्रत्याशी के समर्थन में वो लोगों से अपील करेंगे। तो पहले चरण की जनता आज बैटिंग के लिए तैयार है और इस बैटिंग में जनता से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौके छक्के लगाने की अपील की है। वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकले, वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड कायम करें। तो इसी बीच जहां पहले चरण को लेकर लगातार ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की जा रही है, तो वहीं दूसरे चरण के रण में भी हर एक पार्टी का दिग्गज नेता जुट चुका है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरोहा दौरे पर हैं। अमरोहा की जनता को साधेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगातार यूपी की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रिय हो चुके हैं। चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में एक विशाल जनसभा भी करेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गजरौला में पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमरोहा दौरे के दौरान मौजूद रहेंगे। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नजर आए हैं। तो इसी बीच आपको बताते चले कि जहां पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरोहा दौरे पर हैं। तो मुरादाबाद से अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है। सुबह 7 बजे से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। सीधा रुख करेंगे राजेश का, जो लगातार मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, देखिए 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। कितनी बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं? मुरादाबाद में सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और जैसे ही पोलिंग बूथ पर लोग आने शुरू हुए, उन्होंने अपने मतदान का अधिकार शुरू किया था। इस दौरान भारी पुलिस बल भी यहाँ मौके पर तैनात है, जो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के लिए लगाया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 721 पोलिंग बूथ हैं जिन पर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। देखने को मिला है वहाँ पहुंच रहे हैं सहारनपुर में। हमारे दर्शकों तक पहुंचा है कि क्या कुछ तैयारियां की गई है, कितनी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है? देखिए, अभी सुबह का समय है तो कम ही लोग आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा उसी तरह से मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। जिला प्रशासन के द्वारा भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया था। जगह जगह पर कैंप भी लगाए गए थे, जिससे कहीं ना कहीं मतदान में बढ़ोतरी होना लाजमी बात लग रही है। लेकिन देखिए, मुरादाबाद का जो समीकरण है वो बेहद दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद को टिकट नहीं देकर रुचिवीरा को टिकट दिया है, इससे कहीं ना कहीं जो एसटी हसन के समर्थक थे वो खासा नाराज नजर आए थे। तो क्या इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी या पूरे इंडिया अलायंस को मुरादाबाद में भुगतना पड़ सकता है? देखिए, ये टिकट कटने का जो मामला था मुरादाबाद में, एसटी हसन का टिकट काटने के बाद में रुचिवीरा को टिकट दिया गया था। इसके बाद में कहीं ना कहीं एसटी हसन के समर्थकों में समाजवादी पार्टी के प्रति नाराजगी थी, लेकिन रुचिवीरा ने कहा था कि एसटी हसन उनके बड़े भाई हैं, वो उनका सहयोग करेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने भोजपुर में एक जनसभा को संबोधित किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि एसटी हसन को सम्मान के साथ लखनऊ से भेजा जाएगा और वो पार्टी का चुनाव लड़ाएंगे। अब पार्टी की अंदरूनी बातों के विषय में ज्यादा जानकारी होना आपको पता ही है, हमारे लिए मुश्किल है। क्या राजनीति चल रही है, वैसे यहाँ पर जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। लेकिन देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी और रुचिवीरा ये तो कहती हुई नजर आई कि एसटी हसन उनके साथ है, उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद एसटी हसन कहीं सक्रिय नजर नहीं आए। उन्होंने एक भी बार रुचिवीरा के समर्थन में लोगों से अपील नहीं की है। जी, ये बात सही है कि एसटी हसन ने रुचिवीरा के समर्थन में कोई भी अपील नहीं की और किसी मंच पर भी वो नजर नहीं आए। लेकिन अब अंदर क्या हो रहा है पार्टी के, ये कहना मुश्किल है। देखिए, लगातार एसटी हसन लोगों के बीच में पहुंचे थे, वो लोगों के साथ मौजूद रहते थे, लोगों के हर एक पल में उनके साथ लगातार जनता जो बताती है कि वो खड़े रहते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने क्या एक बहुत बड़ा जो चेंज किया है उसका खामियाजा उसको जबरदस्त तरीके से भुगतना पड़ेगा? देखिए, जो रुचिवीरा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो एक बार बिजनौर से जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं, एक बार विधायक रह चुकी हैं और मुरादाबाद में उनका मायका है। इसका कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि वैश्य वोटों की संख्या भी यहाँ पर अच्छी तादाद में है। जी, तो देखिए, लगातार सुबह 7 बजे से जनता मत का इस्तेमाल करने पहुंच रही है। क्या अभी तक हर एक केंद्र पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है या कहीं से कुछ छुटपुट हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और इसमें अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि कहीं पर कोई विवाद हुआ हो, क्योंकि अर्धसैनिक बलों के साथ पीएसी, पुलिस आदि तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है। इसके अलावा अधिकारी, ठीक है अजय, आप ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाए कि क्या कुछ मतदान केंद्रों के बाहर इंतजाम किए गए हैं? मतदान केंद्रों के बाहर उनके स्वागत के लिए चूने आदि की व्यवस्था की गई है। साथ ही पुलिस और प्रशासन उनको
सही बूथ पर पहुंचाने में पूरा सहयोग कर रहा है। किसी भी मतदाता को अभी तक कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। देखिए, बड़ी तादाद में जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो दिन का सबसे पहला काम यही करे कि वो अपने मत का इस्तेमाल करें। ऐसे में जो वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं, आज आप उनसे बातचीत करिए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। पता है, मैं बात करता हूँ, एक सर हैं सर हमारे साथ। और सर, आज मतदान करने आए हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं, बहुत सुचारू रूप से मतदान चल रहा है जी, बढ़िया। और क्या अपील करेंगे अब और मतदाताओं से? अभी मतदाता से अपील करेंगे समय से आकर अपना वोट डालें और पहले जलपान बाद में मतदान। जी, इनका कहना है पहले मतदान उसके बाद में जलपान। इसी तरह से हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी माता जी, वोट डालने आई है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, सब बढ़िया है। बढ़िया। क्या क्या सामान लेके आए हैं आईडी के लिए? आधार कार्ड जी, और ठीक, चलिए। तो ये हमारे साथ कुछ महिलाएं भी थी और अभी और भी तमाम लोग आने वाले हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और यहाँ मुरादाबाद में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, लोग पहुंच तो रहे हैं और लोग एक दूसरे से भी अपील कर रहे हैं, एक दूसरे को भी समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले आप मतदान करें फिर जलपान करें। लेकिन वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं मुरादाबाद में जिसके नाम पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रही है, या कौन सा ऐसा मुद्दा है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है मुरादाबाद में? मुद्दे तो वही है जो विपक्ष दोहरा रहा है, महंगाई है और बेरोजगारी है। यही मुद्दे सभी जगह पर हैं। वैसे स्मार्ट सिटी के तौर पर मुरादाबाद को जाना जाता है, स्मार्ट सिटी में ये चल रहा है और काम भी यहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ तस्वीरें और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पल पल पर नजर बनाए रखिएगा अजय। और साथ ही साथ देखिए, पहले चरण में 21 राज्य की 102 सीटों पर आज सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। 1 घंटे का समय बीतने वाला है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। वोटिंग शुरू होने से पहले ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से एक्स पर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले वो अपना वोट डालें, उसके बाद ही कोई और काम करे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी नागपुर में अपने मत का इस्तेमाल किया है। मैं एक बार चाहूंगी हमारे टीम से कि वो तस्वीर एक बार फिर से हमारे दर्शकों तक पहुंचाए कि किस तरीके से मोहन भागवत ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। और यूपी की जिन 8 सीटों पर सुबह से वोटिंग जारी है, उन सभी 8 सीटों पर 90 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सीधा कड़ा मुकाबला है, जो कांटे की टक्कर है, वो इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। लेकिन नगीना सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। चंद्रशेखर आजाद ने चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी या यूं कहे पूरे इंडिया अलायंस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। और यूपी में लगातार कई बूथों पर लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। जितिन प्रसाद ने भी पूजा अर्चना की है। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पीलीभीत में कमल खिलेगा। चूंकि जितिन प्रसाद को इस बार पीलीभीत से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। मौजूदा सांसद वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह इस बार यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके समर्थन में लगातार जनसभाएं की गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते हुए नजर आए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट किया। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। सीएम योगी ने मतदाताओं से अपील की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मतदाताओं से खासी अपील की गई है। ध्यान रहे, पहले मतदान और फिर जलपान। तो पहले मतदान करने की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। आपका वोट भारत को सशक्त बनाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये ट्वीट किया है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हर एक वोट जरूरी है। तो पहले मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और सीएम योगी आदित्यनाथ का आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपील की है कि आप पहले मतदान करें और फिर जलपान करें।
सीएम योगी ने मतदाताओं से अपील की है कि वो लगातार घरों से बाहर निकलें, अपने मत का इस्तेमाल करें, ध्यान रहे पहले मतदान और फिर जलपान। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया है। पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। सपा सुप्रीमो ने भी लोगों से वोट देने की अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि अपने सुनहरे भविष्य के लिए वोट जरूर डालें, तो अपने भविष्य के लिए वोट जरूर डालें। अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लोगों से अपील की है। अखिलेश यादव ने लोगों से कहा है कि वो अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, घरों से बाहर निकले। तो लगातार एक्स पर भी नेताओं का ट्वीट आना शुरू हो चुका है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को अपील की है कि वो अपने मत का इस्तेमाल करें। उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है, सबसे ज्यादा उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। वही अखिलेश यादव ने भी एक्स पर लिखा है कि अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें और वोट जरूर दें। तो पहला चरण का रण शुरू हो चुका है। अब जनता के हाथों में कमान है और जनता सक्रिय है, क्योंकि सुबह से ही यूपी के मतदान केंद्रों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और लोकसभा चुनाव में आज से 47 दिन के महापर्व की शुरुआत हो गई है। 47 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में आज पहले चरण में 21 राज्यों के 102 सीटों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। वहीं यूपी की भी 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। सभी 7 चरणों में यूपी में हर एक चरण में चुनाव होने हैं। और जिन पहले चरण में आज जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। इन सीटों पर कुल 80 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। जिन 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, वहां 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 4, बसपा ने 3, सपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। और आज जिन 8 सीटों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, इन सीटों पर कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, यूपी सरकार में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी, नगीना से बीजेपी के ओम कुमार, बिजनौर से एनडीए समर्थित और रालोद उम्मीदवार चंदन चौहान का नाम शामिल है। चंदन और ओम कुमार ये दोनों ही विधायक भी हैं। और आज कई नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है, जिनके आज किस्मत का फैसला जनता करेगी। और आज जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और आज जो जनता फैसला लेगी वो ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिसका खुलासा आगामी 4 जून को होगा। तो पहले फेज में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीटों की जनता अपने मत का इस्तेमाल करने निकल रही है। वहीं पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद भाजपा ने योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। उनके सामने चुनौती के रूप में है भगवत सरन गंगवार, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और रामपुर की अगर हम बात करें तो रामपुर का चुनाव बेहद रोमांचक हो रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई मौका है जब आजम खान के परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। रामपुर में बीजेपी की तरफ से घनश्याम लोधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं रामपुर में नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदला, मोहिबुल्ला नदवी को मैदान में उतारा है। और ये पहली बार ऐसा मौका है जब रामपुर में आजम खान के परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं उतरा है। वहीं रामपुर से तुषार इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए तुषार, मैं यहाँ के सियासी समीकरण पर आज एक बार फिर से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कितनी संख्या में जो जनता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रही है और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, रामपुर में लोकसभा का जो चुनाव है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। लगातार जो
वोटर हैं, मतदाता हैं, वो अपने घरों से निकल के आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बिल्कुल चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। लगातार जो पैरामिलिट्री की फोर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो लगातार जो मतलब एक जो बहता एक वो था वो सब धीरे धीरे यहाँ पर खत्म हो रहा है। लोग अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं और जो मतदाता है वो अपने मत का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर रामपुर में हूँ, बूथ जो यहाँ पर बूथ बना है, बूथ से मैं यहाँ पर कुछ दूरी पर हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार जो यहाँ जो वोटर हैं वो अपने घर से निकल के आ रहे हैं। सुबह 7 बजे यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कुल मतदाता हैं वो 17,31,836 है, जिसमें पुरुष की अगर बात की जाए तो 9,15,998 है। महिला की बात की जाए तो 8,15,678 यहाँ पर जो है कुल मतदाता है जो अपने मत का आज प्रयोग करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए तुषार, ये पहला मौका ऐसा है जब रामपुर में कोई चुनाव हो रहा है और आजम खान के परिवार का सदस्य चुनावी मैदान में नहीं उतर रहा है। इसका कितना असर रामपुर में इस बार वोटिंग पर पड़ सकता है? देखिए, लगातार आजम खान पे जिस तरीके से मुकदमे लग चुके हैं और उनके जो पूरे परिवार है वो फिलहाल सबको पता ही है कि वो जेल में है। चुनाव वो लड़ नहीं सकते। सजा के दौरान उनको ये सजा हुई कि वो चुनाव अब काफी समय तक लड़ नहीं सकते, चाहे वो जो पूर्व विधायक है और आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम वो हो या खुद आजम खान हो या उनकी पत्नी हो, वो वोट नहीं लड़ सकते। वो तीनों जेल में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो उनके जो वोटर हैं उन पर कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है। अब अगर यहाँ पर रामपुर में जो यहाँ पर प्रत्याशी आए हैं मोहिबुल्लाह नदवी जी, उनको सीधा आजम खान के द्वारा नहीं, अखिलेश यादव के द्वारा उनको यहाँ भेजा गया है। वो जो पहली पसंद है वो अखिलेश यादव की है। वो दिल्ली के एक इमाम है जिनको यहाँ रामपुर में भेजा गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो मौलाना नदवी साहब हैं ये आजम खान के चहेते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता। वहीं अगर दूसरी ओर अगर मौलाना जी की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि जो आजम खान के जो सपोर्टर हैं, जो समाजवादी के सपोर्टर हैं, वो सब लोग मुझे लगातार प्यार दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर आजम खान या नहीं है तो कहीं ना कहीं फर्क तो सियासी गर्मी में यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए तुषार, ये वही सीट है जहां पर प्रत्याशी को लेकर एक लंबी रसाकशी देखने को मिली थी समाजवादी पार्टी के बीच। ऐसे में चाहे मोहिबुल्लाह नदवी कितनी भी जोर शोर से कह दे कि उनको आजम खान के समर्थकों का एक बड़ी संख्या में सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन यहां से बसपा ने भी मुस्लिम कार्ड खेला है। बसपा ने जीशान खान को मैदान में उतारा है। ऐसे में लाजमी है कि जो आजम खान के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं मोहिबुल्लाह नदवी को समर्थन देने से कतरा रहे हैं। ऐसे में क्या इस बार जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका भी बंटवारा सपा और बसपा के बीच हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए रामपुर में जो चुनाव है वो सपा और बसपा के बीच में भी है। अगर सपा और बसपा के बीच में भी है और भाजपा के बीच में भी है। वैसे कहा जाता है कि भाजपा और सपा के बीच में यहाँ पर चुनाव है, लेकिन अगर बात की जाए बसपा की तो बसपा ने जो अपना कैंडिडेट दिया है यहाँ से मायावती ने, वो जिशान खान को दिया है। अगर जिशान खान की बात कर ले तो वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, उनकी समस्या को सुनकर कहीं ना कहीं वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो टक्कर में कहीं ना कहीं जिशान खान भी रामपुर में लगे हुए हैं। और अब की बार अगर देखा जाए तो वोट कहीं ना कहीं बदल भी सकता है, क्योंकि ऐसा देखिए 3 पार्टी है लगातार जो ये जो प्रत्याशी जो लोग जा रहे थे, इनके पास समय काफी था तो लगातार लोग बीच में जा रहे थे, चाहे वो सपा के कैंडिडेट हो या भाजपा के कैंडिडेट हो या फिर बसपा के कैंडिडेट हो। तीनों लगातार लोग के बीच में जा रहे थे। और अगर देखा जाए तो मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी हाल ही में बसपा के जो कैंडिडेट हैं जिशान खान, उनके एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एक रैली निकाली थी। उस रैली में उन्होंने आजम खान के पोस्टर लगा के लोगों से आजम खान के नाम पर कहीं ना कहीं वोट मांगते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सियासी गर्मी है कि आजम खान इस वक्त जेल में है और पहले काफी समय पहले की जो है बसपा में और सपा में कहीं ना कहीं एक गठबंधन था जिसका फायदा कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब बसपा की जो प्रत्याशी है वो रामपुर से लेने की फिराक में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखिए तुषार, समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने ही यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेला है, क्योंकि रामपुर का समीकरण ये बताता है कि यहाँ मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अगर आजम खान की नाराजगी का असर इस चुनाव में पड़ेगा तो लाजमी है कि मुस्लिम वोटर्स कहीं ना कहीं 2 धड़ों में बढ़ जाएंगे। और अगर वाकई ऐसा होता है, मुस्लिम वोटर्स 2 गुटों में बंटते हैं, तो क्या इसका फायदा सीधे सीधे तौर पर माना जाए कि बीजेपी को मिलेगा? तो आजम खान जेल में है और जो बसपा है और जो सपा है दोनों ने एक मुस्लिम चेहरे को रामपुर में उतारा है। और जो भाजपा है उन्होंने जो घनश्याम सिंह लोधी उनको पूरा जो है यहाँ पर टिकट दिया है। तो देखा जाए तो जो घनश्याम सिंह लोधी वो भी लगातार पिछले 1.5 या 2 वर्षों से लोगों के बीच में थे और लगातार उनके पास जा रहे थे, उनकी समस्या को सुन रहे थे, कहीं ना कहीं समस्या का निस्तारण भी कर रहे थे। और देखा जाए तो रामपुर जो है मुस्लिम
समुदाय वाला क्षेत्र है। यहाँ पर हिंदू जो है वो 48% है और मुसलमान जो यहाँ पर 52% है। तो उस चीज को लेकर अगर देखा जाए तो समाजवादी ने जो है वो और जो बसपा है उसने भी एक मुस्लिम चेहरा दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो दोनों प्रत्याशी वो लगातार लोगों के बीच में रह रहे थे, उनकी समस्या को सुन रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे अगर इन दोनों पार्टियों ने मुस्लिम चेहरे को यहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिम चेहरा कहीं ना कहीं यहाँ पर बटेगा, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी के जो प्रत्याशी है वो भी लगातार लोगों के बीच में है और जो बसपा के हैं वो भी लगातार लोगों के बीच में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अब ये तो फिर अब पूरा मतदान होने के बाद ही हम इस चीज को तय कर सकते हैं कि आखिर मतदाता जो है वो किसके मतलब ऐसे कौन से प्रत्याशी जिसके सर पे जीत का ताज रखेगी। जी बिल्कुल, देखिए तुषार, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, तकरीबन 1 घंटे का समय बीत चुका है। क्या शांतिपूर्ण तरीके से रामपुर के हर एक मतदान केंद्र पर मतदान हो रहे हैं या अभी कहीं से ईवीएम खराब होने की या छुटपुट हिंसा की खबर सामने आई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं लगातार यहाँ पर सुबह 7 बजे से मतदान अपने घर से निकल के आ रहा है, अपने मतों को प्रयोग कर रहा है। तो वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो अभी आधे घंटे पहले हमारे पास एक सूचना आई थी कि रामपुर का जो जवाहर नगर है वहां पर जो मशीन है वहां पर मशीन में दिक्कत कहीं ना कहीं पाई गई है, लेकिन वहां पर जो पूरी टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है और लगातार उस मशीन पर काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर रामपुर की बात की जाए तो रामपुर का अभी फिलहाल ही एक बड़ी खबर है कि रामपुर के जवाहर नगर के जो बागर स्कूल है जो बूथ है वहां पर फिलहाल जो है अभी जो मशीन है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत देखी जा रही है। तो वहां के जो वोटर हैं उनका कहना है कि अभी शुरुआत में ही जो है अगर इस तरीके से अगर दिक्कत आएगी तो उनको मतदान करने में काफी दिक्कत होगा, सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। तो लगातार देखा जाए तो जो मतदान है ठीक है। देखिए तुषार, ईवीएम के गड़बड़ होने की खबर जो सामने आई है उस पर जिला निर्वाचन अधिकारी का क्या कहना है कि कितनी देर में और मतदान फिर से शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो निर्वाचन अधिकारी उनका कहना है कि जल्दी से इस पर काम किया जा रहा है, बहुत जल्दी से उसको बिल्कुल रिपेयर किया जा रहा है, मतलब किसी न किसी तरीके उसको ठीक करने के जो कवायद है वो यहाँ पर लगातार जारी है। बहुत जल्दी वो मशीन ठीक हो जाएगी, उसके बाद लगातार यहाँ पर जो है मतदान अपने मत का प्रयोग कर रहेगी दोबारा से। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद तुषार इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप पल पल हर एक खबर पर और अपडेट पर नजर बनाए रखिएगा और लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन देखिए, पहले चरण के चुनावी रण में आज कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। यूपी की भी 8 सीटों पर आज मतदान होगा और ये सभी पश्चिमी यूपी की सीटें हैं जहां 2019 में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, बसपा को 3 सीटों पर जीत मिली थी और समाजवादी पार्टी को 1। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा लक्ष्य रखा है सभी 80 के 80 सीटों पर जीत हासिल करने का। तो ऐसे में पश्चिमी यूपी 2019 में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब इस बार इस चैलेंज पर बीजेपी पार पाती है या फिर इस बार भी बीजेपी को एक नुकसान हो सकता है, ये फिलहाल 4 जून को पता लगेगा। लेकिन बीजेपी चुनावी मैदान में जिस तरीके से सक्रिय थी उससे साफ तौर पर यह तो अंदाजा लग चुका है कि बीजेपी के लिए हर एक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और चूंकि ये तो केंद्र का चुनाव है तो यहाँ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरकर पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आए थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, बसपा सुप्रीमो की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है। आज देश में हो रहे 18वें लोकसभा आम चुनाव और आम चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया है। मायावती ने जनता से वोट डालने की अपील की है। तो मायावती की तरफ से अपील की गई है लोगों से कि वो बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले, वोट डाले, पहले मतदान फिर जलपान करें। तो पहले मतदान करें उसके बाद जलपान करें, पूरे होश और जोश के साथ बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले, रोजगार सुरक्षा देने वाली अच्छी सरकार देश में बने। तो मायावती ने लोगों को अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर निकलकर वोट देने जरूर जाए, स्वाभिमान युक्त जीवन देने वाली सरकार को ही वोट दे। तो मायावती ने अपील की है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो आगामी भविष्य को सोचकर ही अपने मत का इस्तेमाल करें। तो सीधा रुख करेंगे राजेश का जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए यूपी की 8 सीटें बहुत अहम हो जाती हैं। यूपी की जिन 8 सीटों पर आज जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, अगर हम 2019 के आंकड़ों पर गौर करें तो ये वही सीट थी जहां बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। 8 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 3 बसपा ने जीती थी, 1 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस बार तो बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य हासिल किया है। ऐसे में पश्चिमी यूपी के रण को भेदना कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है बीजेपी के लिए? अगर बात करें जो है बीजेपी को
मुश्किल ही नहीं, मुझे लगता है कि महा मुश्किल होने वाली है पश्चिम यूपी में। उसके कई कारण है नुकसान। सबसे पहला कारण है कि वहाँ पे जाट आंदोलन और किसानों का आंदोलन। उसके अलावा अब आपको एक नया मुद्दा पश्चिम यूपी में आ गया था राजपूतों का। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जो दो मुद्दे हैं, ये दो मुद्दे बीजेपी को बहुत खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो पिछली बार 2019 के चुनाव में बीजेपी वहां पर 4 सीटें पाई थी, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी को और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर बात करें हम इंडिया गठबंधन की, मुझे लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में वहां पर फायदा दिखते हुए दिखाई दे रहा है। और मायावती की अगर बात करें तो मायावती एकला चलो के पैटर्न पे चल रही थी, तो लेकिन पिछली बार जो उनका था गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ में, इस बार अकेले चुनाव लड़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन को पश्चिम यूपी में ही नहीं पूरे यूपी में फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन खास करके लेकिन देखिए राजेश, जिस राजपूतों के आंदोलन पर लगातार हर एक दल अपनी सियासी रोटी सेकता हुआ नजर आ रहा है, उन्हीं राजपूतों को साधने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजा गया था कि वो राजपूतों से मिले, उनसे मुलाकात करें ताकि नाराजगी को दूर किया जा सके। ऐसे में बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राजपूत समाज की नाराजगी दूर हो चुकी है। क्या वाकई राजपूत समाज अब नाराज नहीं है बीजेपी से? अगर बात की जाए राजपूत समाज की तो बिल्कुल बात सही है। एक चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां पर पश्चिम यूपी के बड़े नेता हैं संगीत सोम और संजीव बालियान, तो दोनों लोगों में जिस तरह का वहां पे अंतर्द्वंद देखने को मिला है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि 2014 और 2019 के हिसाब से जिस तरीके से राजपूत प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारा गया है, कम उतारा गया है जो उनका परसेंटेज था, और इस बार 2024 में वो परसेंटेज और घट गया है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो राजपूत समाज जो है वो लगातार कह रहा है कि 2014 में राजपूतों को मतलब नजरअंदाज किया गया, उसके बाद 2019 में और भी ज्यादा नजरअंदाज कर दिया गया, तो 2024 में वो संख्या और घट गई। तो कुल मिला के अगर इस चीज को देखा, इस चीज पर गौर किया जाए तो पश्चिम यूपी में खासे नुकसान उठाना पड़ सकता है। जबकि राजनाथ सिंह वहां पर राजपूतों को साधने के लिए उनको समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी तक जो है राजपूत जो है बीजेपी से नाराज चल रहे थे। जबकि और दूसरी चीज आपको बता दें कि संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में जो अंतर्द्वंद देखने को मिला है, उसका भी असर पश्चिम यूपी में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल राजेश, देखिए मुजफ्फरनगर हाई प्रोफाइल सीट है और मुजफ्फरनगर एक वो भी सीट है जहां के दंगों के नाम पर कई बार सियासी दलों ने अपनी सियासत की रोटियां सेकी है और कई बार ये जो मुद्दा है ये गेम चेंजर भी साबित हुआ है हर एक पार्टी के लिए। बहरहाल अब ये मुद्दा पीछे छूट चुका है, लेकिन जिस तरीके से संगीत सोम और संजीव बालियान में आपसी अंतरकला देखने को मिली और मुजफ्फरनगर में 2019 में जो जीत का मार्जिन था वो भी 6000 वोटों का था, ऐसे में इन दोनों की नाराजगी क्या मुजफ्फरनगर में बीजेपी को एक बहुत बड़ा डेंट दे सकती है? बिल्कुल मुस्कान, बिल्कुल आपने बिल्कुल बात सही कहा कि मुजफ्फरनगर में नहीं, पश्चिम यूपी की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम यूपी में भी इस बार जो है राजपूतों का जो कोर वोटर था वो खिसकता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज आपको बता दें कि पश्चिम यूपी में जाट और किसानों का जो आंदोलन था, जिस तरीके से किसानों की हत्या हुई, किसानों की मौत हुई और लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई बीजेपी के नेताओं के द्वारा, तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो इस बार जो है पश्चिम यूपी में बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है और वहां पर इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश। आप पल पल के अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा और आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। तो आज लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। 47 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर जनता पूरी तैयार हो चुकी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी भीड़, लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कुल 21 राज्यों की 102 सीटों की जनता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी और इन 21 राज्यों में कई मंत्रियों की साख दांव पर लगी है और बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है बीजेपी के साथ ही इंडिया अलायंस के लिए। और लगातार सुबह से ही जो जनता है वो घरों से बाहर निकल रही है। ट्वीट पर
लोगों से अपील की जा रही है। एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। और प्राइम टीवी भी लगातार पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और हम लगातार अपने सभी दर्शकों से यही अपील करते हैं कि आगामी 5 सालों के लिए आपका देश कैसा होने वाला है, आगामी 5 सालों के लिए आप खुद को कहां देखते हैं और आप कहां एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहे प्राइम टीवी।